नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी बिहार एसएससी बिहार एसआई के लिए जो आपका जीके जीएस की सीरीज चल रही है, इस जीके जीएस के सीरीज में हमने कहा था कि आपका 40 वीडियो आएगा। इस 40 वीडियो में आज आप 23वें नंबर की वीडियो वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 22 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है और जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्लास को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखा कीजिए और जो भी कंटेंट मैं अपलोड करूं, चाहे उसका कोई सा भी नाम हो, आपको देखना है, तभी आप मेरी पूर्ण फायदा उठा सकते हो। क्योंकि मैं पढ़ाने वाला सिंगल, तो मुझे लगता है कि जो मैं कल के क्लास में पढ़ाया हूँ हूबहू रिपीट करूंगा, तो जो बच्चे कल देखे थे वो आज देखेंगे तो बोलेगा पढ़ाया ही चीज पढ़ा रहे हैं। अब हमें नहीं ना पता है कि कौन सा क्लास कौन देखता है नहीं देखता है, तो इसीलिए आपको सारा क्लास देखना है। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो हमने कल वीडियो प्रोवाइड कराया वो हमारे बच्चे जो जीनियस है, जो पढ़ने वाले हैं, वो जरूर देखे होंगे। तो आप देखिएगा, तभी आप हमारी पूरी फायदा उठा सकते हैं। एक प्रश्न के कई सारे आपका एक्स्ट्रा फैक्ट होता है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको अच्छे से कवर करना है। आने वाले सभी एग्जाम में रामबाण कार्य करेंगे। इसकी फायदा जो बच्चे शुरू से अंत तक हमें झेल लिया, सुन लिया, समझ लिया, पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लिया और याद रख लिया, तो एग्जाम हॉल में इन बातों को जो है इनका फायदा भरपूर मिलेगा। इसमें कोई दो मत नहीं, जैसे कि पास्ट में कई सारे कलर जो है एग्जाम में आपको मिला होगा अगर आप हमसे जुड़ के एग्जाम दिए होंगे। चलिए, पहला एक प्रश्न है, एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एथिल एल्कोहल, इसे इथेनॉल भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र आपके सामने लिखा है, C2H5OH होता है। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। OH होता है आपका एल्कोहल का जो है आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, ये इथिल एल्कोहल है, मतलब ये इथेन से बना होगा। पहले हम सामान्य सूत्र जान लेते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें अगर आप n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो C1 हो जाएगा और H के जगह पे 2n है तो 2 के गुने 1 और +2, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला? C का 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, C निकला। और H हो गया 2 और 2 4, तो H4 हो गया। इसको क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं जी। मार्स गैस बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। ठीक है, दलदली वाली गैस भी बोलते हैं। तो 1 रखे तो मीथेन। इसी प्रकार से आप इसको n का वैल्यू बढ़ाते जाइए, फिर आपका रिजल्ट निकलेगा। मीथेन के बाद निकलेगा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डिकेन। इस प्रकार से जो है अगर आप 10 तक n का वैल्यू रखेंगे तो इनका नाम परिवर्तन होता रहेगा। देखिए, जो बच्चे साइंस से पढ़े अच्छे से समझ रहे होंगे, जो आर्ट से पढ़े उनको 2-3 तो जरूर याद रखना है। एल्केन का बेसिक फॉर्म जरूर याद रखें, जो आपका सामने यहाँ पे लिखा गया है सूत्र, ये एग्जाम में आता है, मैच करने के लिए आता है, तीनों लिख के। ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इसमें कोई प्लस कोई माइनस नहीं है। एल्काइन जो होता है, एल्काइन देखिए 5 बार में लिखा गया है एल्काइंस, है ना। अगर 100 को हटा भी दे फिर भी 5 वर्ड में लिखा गया, भले एक हाफ है ना। तो मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया है। जो सबसे लंबा लिखा जाता है वो माइनस वाला है, जो सबसे लंबा लिखा जाता है वो माइनस वाला है, और एल्केन को याद रखना है प्लस वाला। तो एगो छूट जाएगा तो अपने आप, जिसमें न प्लस न माइनस, एल्कीन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। नीचे है एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? सामान्यतः CnH2nONO होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था कि ये फंक्शनल ग्रुप OH कैसे काम करता है। ये इथेन में जोड़ा गया है, तो मीथेन का अभी आपके सामने CH4 निकला था। इथेन करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा? C2, n के जगह पे 2 रखना पड़ेगा, और H क्या हो जाएगा? 2 दूना के 4 और 2 6, तो H6 हो जाएगा। अब ये इससे कैसे बना? ये वाला आपका इथाइल एल्कोहल, या फिर इसे इथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के OH जोड़िए तो C2H5OH। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्या भाई साहब? तो ये बन गया आपका इथिल एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप भी पूछे तो OH बताइएगा। इनके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में हुआ था, और तीनों का जगह एक था, कहाँ पे? लंदन में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, जो उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, रमजे मैकडोनाल्ड। यही सांप्रदायिक पंचाट जो है, जो कल के क्लास में हम बताए थे, ये सांप्रदायिक जो पंचाट है ना, कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, तो ये जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने ही लादना चाहा। ठीक है, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो 29, 30, 31 30, 31, 32 ये 3 गोलमेज सम्मेलन, तीनों में भाग लिए भीमराव अंबेडकर। गांधी जी लिए सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग, और ये किस समझौता के बाद? तो दिल्ली समझौता के बाद। दिल्ली समझौता को हम गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं, जो 1931 में हुआ था। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे।
है ना। इसके अलावा जो है आपका वेटिंग फॉर वीजा, ये आपका अंबेडकर साहब की प्रमुख पुस्तकों में से है, कई दफा हाल के एग्जाम में पूछे गए हैं ये बुक अंबेडकर साहब का, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अंबेडकर साहब ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2023 ये करेंट सेक्शन के क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब को दिया गया है। ठीक है, तो इतनी बात जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा ये किताब जरूर ध्यान रखिएगा, वेटिंग फॉर वीजा। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को क्या माना था? संविधान का आत्मा। अनुच्छेद 32 को हम क्या कहते हैं? संविधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसी अधिकार से सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करते हैं। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल से रीट जारी करते हैं? कमेंट कीजिए। 225, 226, 227, 228 बताइए। इसके अलावा जो आम आदमी की मौलिक अधिकार में हनन होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, यह अनुच्छेद 32 ही कहता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो अपनी अर्जी किस भाषा में लगाओगे? तो इंग्लिश भाषा में लगाओगे। ठीक है भाई। 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था। ठीक है, इसे गांधी अंबेडकर समझौता भी कहते हैं। भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल है इसे क्या कहा जाता है? चैत्र भूमि कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में है, चैत्र भूमि कहा जाता है। तो ये सब थोड़ी बहुत ध्यान जरूर रखिएगा। इनके अलावा एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एल्युमिनियम पे जो मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एनोडीकरण कहा जाता है। एनोडीकरण से आपको एनोड भी याद आया होगा और कैथोड भी याद आया होगा। ये एनोड और कैथोड कहाँ रहते हैं? बैटरी के अंदर रहते हैं। ठीक है, पोल। इसके अलावा लोहा पर जस्ता की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यस्दीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? यस्दीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, है ना। इसके अलावा लोहा को जंग लगने से प्रोटेक्ट करने हेतु ही हम गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया या यस्दीकरण की प्रक्रिया करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो बड़ा कॉमन, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चे का दिमागे घूम जाता है। पूछता है कि भाई जंग लगी हुई लोहा का भार सामान्य लोहा की तुलना में कम होगी कि अधिक होगी? तो आप कहोगे जी अधिक होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ उस पर आ रहा है। लेकिन अपने को ऐसा महसूस होता है ये तो खोखला हो गया तो हल्का हो जाएगा, लेकिन आपको जवाब भारी में देना है। इसके अलावा साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है ये साबुनीकरण कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया है कि नहाने की साबुन किसकी लवण होती है और धोने की साबुन किसकी लवण होती है। ठीक है भाई। इसके अलावा रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को रबर का बल्कनीकरण कहते हैं और इस व्यवस्था की खोज गुड ईयर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ये भी पूछा गया आपके एसएससी के एग्जाम में कि भाई ये रबर के बल्कनीकरण जो है, सबसे पहले ये प्रक्रिया क्यों करते हैं रबर के साथ? तो रबर को थोड़ा कठोर बनाने के लिए करते हैं। आप जानते हैं कि प्राकृतिक रबर जो है प्राकृतिक रूप से आइसोप्रीन का बहुलक है। रबर जो है पेड़ पौधे से निकलता है, तो रबर का जो पेड़ होता है उससे जो दूध निकलता है उसे लेटेक्स कहा जाता है। तो जब रबर बन के तैयार होती है तो वास्तव में काफी ज्यादा कमजोर और मुलायम होती है, तो उसे थोड़ा सा सघनता कठोरता लाने के लिए इस प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिसे बल्कनीकरण कहा जाता है। इसमें सल्फर या गंधक मिलाया जाता है और इस प्रोसेस की खोज किए थे गुड ईयर नामक वैज्ञानिक ने। इनके अलावा वनस्पति तेल में कृत्रिम घी, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी यानी डालडा समझ लीजिए, ये बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। मैंने कहा था इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का इस्तेमाल किया जाता है आपका हाइड्रोजनीकरण में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा समुद्र जल को हम किस विधि से आपका जो है शुद्ध करते हैं? तो आसवन विधि से शुद्ध करते हैं। साफ सही करके देंगे, आसान लिखा गया है। आसवन मतलब डिस्टिलेशन अंग्रेजी में। तो इस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि इस विधि द्वारा कैसे शुद्ध किया जाता है। मान लीजिए 200 ग्राम समुद्री जल इसमें डाल दिए, है ना। नीचे से एक हम बर्नर लगा देते हैं जिसमें लौ डालते हैं, यानी आंच लगा देते हैं, मतलब टेम्परेचर डालते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे कंटेनर लगा होता है नली, है ना। तो पहले भाप जो है, भाप बूंद बूंद करके दीवार से ऊपर जाके चिपकता है और एक दूसरा कंटेनर लगा होता है। ये भाप संघनित होकर जो है जब नीचे उतरेगा तो दूसरा कंटेनर में शुद्ध जल निकाल लिया जाएगा और जो निक्षेप है यहाँ पे जमा हो जाएगा यानी नमक। तो इसे कहते हैं भैया, है ना, डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम पदार्थ किस विधि से साफ किया जाता है या शुद्ध किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। ठीक है। इनके अलावा
बाहरी अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो बाहरी अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन जो है आपका एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। बाहरी अंतरिक्ष में विज्ञान का मतलब एक्सोबायोलॉजी में अंतरिक्ष के बाहरी साइड की दुनिया के बारे में हम पढ़ते हैं। कवक के अध्ययन में हम क्या करते हैं? माइकोलॉजी में हम कवक की अध्ययन करते हैं। शैवाल का अध्ययन हम फैकोलॉजी में करते हैं। विषाणु का अध्ययन हम वायरोलॉजी में करते हैं। कुत्ता का अध्ययन हम साइनोलॉजी में करते हैं। कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी में करते हैं। मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी, सुंदरता का अध्ययन कैलोलॉजी। तो ये सब जो है आपके स्टडी है ना, साइंस की ब्रांच है ये, जिसमें स्टडी किए जाते हैं विभिन्न चीज़ों का। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और एसएससी भी पूछता है ये क्वेश्चन। और सबसे मजे की बात है कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं उनके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछा जाता है वहाँ अंग्रेजी वाले पार्ट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। कवक और शैवाल को आप किस समूह में रखेंगे? तो थाइलोफाइटा में रखेंगे। किस में रखेंगे? थाइलोफाइटा समूह में रखेंगे। इसके अलावा विषाणु को क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब तक इसे प्लास्टिक की बोतल में बंद करके रखेंगे ये डेड रहेगा, निर्जीव रहेगा। जैसे ही किसी सजीव कोशिका सेल के संपर्क में आएगा ये एक्टिव हो जाता है। तभी तो कोरोना कपड़ा को कुछ नहीं कर रहा था, है ना, और आदमी को लग रहा था तो स्थिति खराब कर दे रहा था। वायरोलॉजी में जो वायरस होती है तो वायरस की खोज कौन किए थे? इवान बस्की ने किए थे। इसके अलावा कुत्ता के काटने से कौन सा बीमारी होगा? रेबीज बीमारी होगा। और रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। कौन किया था भाई? लुई पास्चर ने किया था। कोशिका का अध्ययन यानी कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। फिर 1674 में ल्यूवेन हॉक ने जो लाइव कोशिका का खोज किया। कोशिका वस्तुतः दो प्रकार की, जंतु कोशिका और आपका पादप कोशिका। जंतु कोशिका पादप कोशिका से क्यों भिन्न है? क्योंकि जंतु कोशिका में लवक और आपका जो है कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। मिट्टी के अध्ययन को पीडोलॉजी कहते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन से प्रकार की मिट्टी है? तो भारत में सबसे अधिक भैया जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो नदी के द्वारा निक्षेपण से होती है, जो निक्षेप बहा के लाता है नदी। ये सब ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन निकालेंगे, आंसर निकालेंगे तो पग पग पे आपका क्वेश्चन आंसर इंतजार कर रहा है। आपको लगता होगा कि मैं इतना कैसे याद रख पाऊंगा? भाई साहब एक बार मेरे जैसे रम के देखिए, आपको सारा चीज याद हो जाएगा। हर वक्त ये सोचिए कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो आंसर है, इसको दूसरे तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। ये क्वेश्चन से मैं और क्या चीज सीख सकता हूँ, इसे कैसे लिंक कर सकता हूँ, ये सब पे थोड़ा सा दिल में अटपटा लगेगा। लेकिन यकीन मानिए, एक जैसे बच्चा, जैसे बहुत होनहार बच्चा है कि ईश्वर कुमार है, मैं सब दिन बोलता हूँ कि मैं जितना बताता हूँ उससे 2-4 और पॉइंट जोड़ के लिखता है ना। अभी भले है ना, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन के लिखते हैं, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन को लिखने लगेगा, तब मेंस लिखने लायक वो बच्चा बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, आप लोग भी अपना सकते हैं लिंकिंग वाली, कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन को याद लेना साथ में। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार पूरे देश में बौद्ध धर्म की जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? देखिए अभी अभी क्वेश्चन राइज हुआ था कि एग्जाम में आईवी में कि जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा किस स्टेट में निवास करते हैं। तो देखिए यहाँ तक एग्जामिनर सोच सकता है, तो आप भी सोच के रख लीजिए। बाद बाकी जनगणना का पूरा डाटा मैं दे चुका हूँ, है ना। और अगर आप जो बच्चे पूरा क्लास अटेंड नहीं करता वो अपना घाटा करेगा भाई, है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगी तो मैं यही कहूंगा कि मैंने ये पढ़ाया है और आपको क्लास दिखा सकता हूँ कि अमुक क्लास में है। अब जरूरी नहीं है कि आपने जो देखा उसी में रहना चाहिए, है ना। तो ये जो है 0.7% है। कौन है भैया? बौद्ध धर्म के लोग। इनके अलावा जो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी हिंदू की थी 79.8%। दूसरी आबादी सबसे बड़ी मुस्लिम समुदाय की 14.2%। ईसाई धर्म के लोग 2.3%। तो दो मेजर, बाद बाकी सब मैनर है। तो यहाँ पे ईसाई धर्म 2-3, है ना। इसके बाद 1.7 बौद्ध धर्म, 0.7 जैन धर्म। तो ये सब जो है आपको ध्यान, माफ कीजिएगा, सिख धर्म के लोग 1.7% थे, बौद्ध धर्म के लोग 0.7% और जैन धर्म के लोग 0.4%। और 100 में जो बच जाता है अन्य समुदाय के लोग थे जो कोई धर्म को नहीं मानता है। सबसे अधिक जैन धर्म के लोग महाराष्ट्र में निवास करते हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे अपने को क्या लगता है कि गुजरात में निवास करता होगा, लेकिन तादाद के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में जैन धर्म के लोग ज्यादा निवास करते हैं। हाँ, बेसिकली जो है गुजरात के लोग ही है महाराष्ट्र में, है ना, क्योंकि आप जानते हैं महाराष्ट्र से तो गुजरात अलग
हुआ है। तो इस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ के बहुत सारे आदमी थोड़ी के चलाइए गए, सब के सब धर्म के हिसाब से थोड़ी बंटवारा हुआ था। तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में आजकल निवास करते हैं, दूसरा स्थान आपका गुजरात का, और राजस्थान के पार्ट में भी जैन निवास करते हैं। वैसे कहे तो हमारे बिहार में भी निवास करते हैं लोग, कपड़ा वपड़ा का दुकान खोले हैं, अगर आप जयनगर वगैरह में जाएंगे, है ना, जो बिहार का अंतिम स्टेशन भी है और नेपाल का भी स्टेशन है जयनगर। 2 स्टेशन है इंडिया में, एक ऐसा स्टेशन जहाँ 2 प्लेटफार्म है, एक इंडिया का एक नेपाल का। ये कहाँ है भैया? जयनगर बिहार में, हमारे घर से 40 किलोमीटर होगा। इसके अलावा सबसे अधिक जैन धर्म के लोग महाराष्ट्र में, और इस्लाम धर्म के सबसे अधिक लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक है, सबसे अधिक शहरी लोग महाराष्ट्र में निवास करते हैं और सबसे अधिक ग्रामीण लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। तो अभी जो मैं लिंकिंग प्रोसेस बता रहा था, ये देखिए, ये ऊपर वाला पॉइंट देखिए, नीचे वाला पॉइंट देखिए, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग है लेकिन आंसर सेम है, तो इसे बोलते हैं लिंकिंग प्रोसेस। इससे मैं और क्या निकाल सकता हूं? इसके अलावा मैक्सिको की खाड़ी किस महासागर का भाग है? जो मैक्सिको की खाड़ी है ये किस महासागर की भाग है? मैक्सिको किस लिए प्रसिद्ध है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ऑप्शन देता हूं, चांदी, है ना, टीना, लोहा, औरम, है ना, बताइएगा। एक कॉपर भी लिख लीजिए। ये 4 गो ऑप्शन है आपके पास, बताइएगा मैक्सिको किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर का भाग है मैक्सिको की खाड़ी। लेब्राडोर सागर, यह भूमध्य सागर, लेब्राडोर सागर, भूमध्य सागर, यह अटलांटिक महासागर का ही भाग है, या तो भूमध्य सागर कहिए, लेब्राडोर कहिए, यह अटलांटिक महासागर का भाग है। बाद बाकी अटलांटिक महासागर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो सभी 5 महासागर में यह सबसे बड़ी दूसरी महासागर है। ठीक है, पहला तो प्रशांत महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर को हाफ महासागर भी, अंध महासागर भी कहा जाता है, कहीं लिखा होगा, ये देखिए, अंध महासागर भी कहा जाता है। इसकी आकार की बात करें तो अंग्रेजी के एस अक्षर के जैसा इसकी जो है बनावट है, आकार है, फैलाव है। दुनिया के सबसे अधिक गहराई वाला स्थान मरियाना खाई, ये चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अल नीनो और ला नीनो नामक समुद्री घटना है। बताइए अल नीनो में जल की स्थिति कैसी होती है? तो गर्म हो जाती है, और ला नीनो में कैसी होती है? तो ठंडा हो जाती है। अल नीनो पे समुद्री सतह का दाब क्या होता है? तो कम हो जाता है। दाब क्या होता है? कम हो जाता है। ला नीनो में समुद्री सतह का दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये दोनों घटना किस महासागर में आती है? तो प्रशांत महासागर में आती है। ठीक है भाई, इसके अलावा एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश अर्थात भारत के नाम पे रखा गया है, इसे हम कहते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर को हाफ महासागर या आधा महासागर या अर्ध महासागर भी कहा जाता है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, ये सभी के सभी हिंद महासागर का ही पार्ट है। श्रीलंका जो आप देख रहे हैं ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जो भारत का जलीय पड़ोसी देश भी है। इसके अलावा भूमध्य सागर से लाल सागर को कौन जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ता है। भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ की घटना उत्पन्न होती है। यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में शीत ऋतु के दौरान उत्तर पश्चिम भारत यानी आपका पंजाब हरियाणा साइड में जो है आपका बारिश होती है। ठीक है, इनके अलावा प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के कौन से 2 पड़ोसी देश मलेरिया मुक्त घोषित किए जा चुके हैं? ठीक है भाई, इस प्रकार की क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 देश कौन सा है? तो ये दो देश है आपका मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका जो है ये WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, भारतीय जलीय पड़ोसी देश, दोनों जलीय देश को मलेरिया मुक्त है। अब पानी के पास और मच्छर होना चाहिए, उल्टे खत्म हो गया, तो उल्टा गंगा बह रहा है। तो मालदीव और श्रीलंका ये दोनों जो है 2015 और 2016 में WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। श्रीलंका की नई राजधानी आपका कहाँ पे बनाया गया है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा में। पहला कहाँ था? कोलंबो में। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। मालदीव सभी एशियाई कंट्री में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटकू है, लेकिन ये तो देखिए तेवर है ना, अभी आप समझ ही गए होंगे तेवर कहने का मतलब। अभी जो है इनके जो राजनेता है कैसे तौ में आके तौआ गए थे, तो खुदे तौआ गए। अब इसकी GDP देखिए 1 महीने के बाद क्या होता है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी और राम सेतु ये क्या करता है? सीमा रेखा तय करता है। हाल में ही मालदीव काफी चर्चे में रहे, यहाँ पे मैं लिख दिया है। मालदीव में दिवेही भाषा बोली जाती है।
आपके आसपास की सभी देश की भाषा जरूर याद होना चाहिए। चीन में मंदारिन, नेपाल में नेपाली, म्यांमार में बर्मी, भूटान में जोंगखा, बांग्लादेश में बंगाली बांग्ला और अफगानिस्तान में दारी या पास्तो। इसके अलावा जो है आपका कौन सा है भैया, है ना, एक श्रीलंका में सिंगली। ये सब जरूर याद रखिएगा, है ना, काम आएगी जी। अधिकांश निवासी इस्लाम धर्म को मानते हैं, कहाँ पर, मालदीव में। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन था और पर्यटनों को ही ललकार दिया, मतलब लक्ष्मी को ललकारा है ये, है ना। भारत के साथ ये सार्क के सदस्य देश भी हैं मालदीव, ठीक है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है। इसीलिए हम प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा जनवरी 2024 में अफ्रीकन देश, अभी 2 दिन के पहले की बात है, जनवरी 2024 में अफ्रीकन देश काबो वर्दे को मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। यही न्यूज मैं कल या परसों देख के ये क्वेश्चन खुद से जनरेट किया हूँ भाई। आधा क्वेश्चन खुद से जनरेट करता हूं और ऊपर वाले की कृपा है कि एग्जाम में दिख जाती है, ठीक है। तो ये आपका काबो वर्दे, अगर करंट अफेयर से पूछे कि जनवरी 2024 में किस अफ्रीकन देश को मलेरिया फ्री घोषित किया गया, तो इसका नाम है काबो वर्दे। क्या नाम है भाई, काबो वर्दे। मलेरिया मादा यानी फिलीज मच्छर से होती है, जो काटने से होती है ना। मच्छर जो है आपका गुणगान थोड़ी करेगा, काटेगा, उसका भाई स्वभाव है। और ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मेंडेलीव की आवर्त सारणी में विद्यमान तत्व एका बोरॉन को वर्तमान में किस तत्व से रिप्लेस किया गया है। ये क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है भाई। तो जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी हुआ करता था उसमें इस तत्व का नाम एका बोरॉन, जो वर्तमान में स्कैंडियम है। कौन है भाई, स्कैंडियम है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में एका एल्युमिनियम को वर्तमान में हम गैलियम कहते हैं। और गैलियम एक ऐसा तत्व है जो कमरे के टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में पाई जाएगी, ठीक है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। और गैलियम के साथ साथ पारा भी कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और पारा के साथ साथ ब्रोमीन भी कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन ब्रोमीन जो है ये नॉन मेटल में आ जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन जो है हैलोजन ग्रुप का सदस्य है ना। क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो आइडो आपने देखा ना, समूह 17 का तत्व है ये। नीचे आवर्त सारणी भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में बता दिया, एका एल्युमिनियम गैलियम, एका बोरॉन स्कैंडियम और एका सिलिकॉन को आजकल हम जर्मेनियम कहते हैं। देखिए सिलिकॉन भी अपना उपधातु है, जर्मेनियम भी उपधातु है। और उपधातु कितने हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो 7 है। उपधातु मतलब जी अर्धचालक, है ना, जिसे आप अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। सेमीकंडक्टर का क्या गुण है कि कम टेम्परेचर पे डेड हो जाता है, यानी नॉन कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है एक लिमिट के बाहर, तो ये फिर चालक की तरह काम करने लगता है। यानी इसमें चालक और अचालक दोनों की गुण होती है, इसीलिए इसे अर्धचालक कहा जाता है कि आधा नॉन चालक का काम करता है, आधा चालक का काम करता है। तो एक क्वेश्चन उठता है कि चालक में टेम्परेचर बढ़ाने से चालकता, कंडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगी, तो आप कहते हो कि घटता है। चालक में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी जो है, चालकता गुण जो है ना, ये आपका घटता है। लेकिन अर्धचालक में इसका उल्टा होता है ना, चालक में घटता है और अर्धचालक में बढ़ता है, ठीक है भाई। मेंडेलीव की आवर्त सारणी 1869 में रिलीज हुआ था भाई, ठीक है, 1869 में रिलीज हुआ था। 1869 में ही स्वेज नहर बन के तैयार हुआ था, ठीक है भाई। इसके अलावा इसमें कितने आवर्त थे, 7 आवर्त मेंडेलीव वाला में। वर्ग थे 9 गो। कौन चीज पर आधारित हुआ करता था, तो परमाणु भार पर या परमाणु द्रव्यमान, दोनों एक के बात होता है। और कुल 63 गो तत्व थे आपके मेंडेलीव के आवर्त सारणी में। अब इस आवर्त सारणी को जो हम वर्तमान आवर्त सारणी के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए मेंडेलीव की भी जो विचारधारा है आधुनिक आवर्त सारणी वाला ही है। मैंने आपको एक क्वेश्चन में लिख के, पीडीएफ में लिख के भी दिया हूं कि अगर आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी का विचारधारा किसका है ना, तो मेंडेलीव भी ऑप्शन में है तो आंसर हो सकता है, मोस्टली नहीं है तो ठीक है भाई। तो ये नहीं कि उसको ओल्ड में लगा दीजिएगा, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्टली द्वारा जो आजकल हम रीड करते हैं, ये काफी इजी है रीड करना, क्योंकि सभी चीजों को जो है व्यवस्थित
व्यवस्थित इनको सजाया गया है। तो ये जो आवर्त सारणी है ये कॉपी मोस्ले का है, समझ गए, ये कॉपी किसका है, मोस्ले का है। इसमें 18 गो वर्ग है जो आपके सामने है और 7 गो आवर्त है, ये लेटा हुआ है ना। तो नीचे वाला को कोई न गिन ले। क्या होता है ना कि इसको ऐसा समझिए कि ये नीचे वाला जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व है, ये देखिए ये 57 हल्का सुगा पंखी कलर का है, तो ये इसी का है, ये छठा आवर्त का है। ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, समझ लो, ठीक है। और ये जो है ये नीला वाला 89 के बाद, तो समझिए ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये दोनों का गुणधर्म अलग है, इसीलिए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड अलग से नीचे लिख दिया गया है ना। अगर इसमें लिखता भी तो इसका काफी ज्यादा आकार जो है खराब हो जाता है, इसीलिए जो है इसको नीचे रखा है। इसके अलावा इसमें 118 तत्व है और बता दिया था कितने कितने 91 मेटल है, 20 नन मेटल है और 7 अभी उपधातु की बात किया अर्धचालक का। तो इसको जोड़िएगा ना तो 7 एक 8 118 को हो जाएगा, है ना। हो गया ना, 118 हो गया। इसके अलावा इसके वर्ग याद करने के तरीके बताए हैं। सबसे लास्ट में नकारा बेटा, यानी ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस मतलब न किसी से लेना न किसी से देना, है ना। न माधो से लेना न ऊधो को देना, ये गाँव घर में लोग बोलते भी हैं, ठीक है। तो ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को इनर्ट गैस या नोबेल गैस भी कह देते हो भाई, नोबल गैस भी कह देते हैं हम अक्रिय गैस को। तो ये समूह 18 में है। 17 में आएंगे तो हैलोजन फैमिली है, क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो आयोडो। आयोडीन का एक इस्तेमाल बताइएगा, बताया तो चलो मैं बता देता हूँ। एंटीसेप्टिक के रूप में आयोडीन का इस्तेमाल अस्पताल वगैरह में करी जाती है। बाद में कि आयोडीन जो है खाने के रूप में हम नमक के माध्यम से लेते हैं, है ना। इसके अलावा इसके कमी से घेगा रोग होगी और क्या। इसके अलावा जो 16 में इसे केल्कन ग्रुप कहते हैं, 15 में नाइट्रोजन, 14 को कार्बन ग्रुप, 13 को बोरान ग्रुप, 3 से 12 को डी ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमणीय धातु, है ना। इसके अलावा 3 से 12, इसके अलावा 1 और 2 को जो है अल्कलाइन मेटल कहते हैं और 2 को अल्कलाइन पृथ्वी मेटल कहते हैं, इतना याद रहेगा। इसके अलावा पहले 2 को एस ब्लॉक कहते हैं, 3 से 12 को डी ब्लॉक कहते हैं, यहाँ से 13 से 18 को पी ब्लॉक कहते हैं और नीचे वाले को हम एफ ब्लॉक कहते हैं। तो चाहे जैसे आपको आवर्त सारणी से कुछ पूछे आपको जवाब देना है। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं पहले भी बात कर रहा हूँ, ये तीसरे दिन आवर्त सारणी आप लोगों को दिखा रहा हूँ दादा इस क्लास में, है ना। आपसे पूछा जाता है कि बाईं तरफ प्रथम अधातु कौन है, तो हाइड्रोजन को मार देना। बाईं तरफ प्रथम गैसीय तत्व कौन से हैं जो बहुत ज्वलनशील होता है, तो हाइड्रोजन को मार देना। तो ये आपको थोड़ा बहुत इनसे प्यार करना पड़ेगा, किससे, है ना भाई, पीरियोडिक टेबल से, तब काम होगी। इसके अलावा जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अदिति गोपीचंद स्वामी के द्वारा कौन सा पदक प्राप्त किया गया था। इससे पहले वाली जो हमने आज कौन सा क्लास दिया था एसएससी के लिए, वहां पे इसे अर्जुन अवार्ड 2023 दिया गया। उस पे अदिति गोपीचंद का चर्च किए थे। यहाँ पे इसके कारनामा की चर्च करेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पेयर है। अदिति अशोक का नाम आपने सुना होगा और इनका नाम है अदिति गोपीचंद स्वामी, तो दोनों कंफ्यूज कर रहा है। खेल अलग है, फील्ड अलग है, ठीक है। तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं, बर्लिन में हुआ था हमारा तीरंदाजी चैंपियनशिप, तो तीरंदाजी में जीते हैं मतलब आर्चर हैं। इनके अलावा अदिति गोपीचंद स्वामी को 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है। 2023 के लिए कुल 26 जन को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, जिसमें क्रिकेटर में एकलौता कौन है, मोहम्मद शमी, और शतरंज में एकलौती कौन है ना, वैशाली रमेश बाबू, जो भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बनी है। प्रागनंदा की बहन है और भाई बहन ग्रैंड मास्टर बनने वाली प्रथम जोड़ी है, ठीक है। इनके अलावा अदिति अशोक पेशेवर महिला गोल्फर है और जीव मिल्खा सिंह का पुत्र, माफ कीजिएगा, मिल्खा सिंह का पुत्र जीव मिल्खा सिंह, वो भी गोल्फर है। इनके अलावा बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत को 3 स्वर्ण, है ना, 3 स्वर्ण प्राप्त हुए, जिसमें एक अदिति गोपीचंद के द्वारा महिला एकल में और एक ओजस प्रवीण देवताले, इनका भी नाम रखिएगा, मतलब ये भी तीरंदाज है, तो इनको भी मिला। और तीसरा जो है महिला कंपाउंड मिला, मतलब ग्रुप में मिला था, जिसमें आपका अदिति गोपीचंद स्वामी भी हिस्सा रही थी। एक कांस्य पदक और मिला जिनका नाम है सुरेखा, ज्योति सुरेखा बेन्नम, इनको कांस्य पदक मिला महिला एकल में, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। भारत को 11 पदक मिला है टोटल, कुल के जगह पे कल का है लिखा रहा है, मैं सही कर दूंगा दादा। क्या है कि मेरे घर के लोग भी मदद करते हैं टाइप करने में, कंटेंट तो मैं लिख के देता हूं, तो एक आध वर्ड पे थोड़ा सा ये हो जाता है, बाद में की पीडीएफ देंगे तो वहां करेक्ट करके देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भारत को कुल 11 पदक प्राप्त हुए, 6 स्वर्ण, 1 रजत और 1 जो है कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। दूसरा स्थान मिला है, पहला स्थान कोरिया को मिला है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में
में जब आपका है ना अम्ल और क्षार का प्रतिक्रिया होता है तो इस प्रक्रिया में सदैव लवण एवं जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं जनरली, है ना, सामान्य अवस्था में, तो इसे हम उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपके सामने नीचे एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, इससे जब प्रतिक्रिया कराया गया तो NaCl यानी साधारण नमक सोडियम क्लोराइड बन गया और जल बन गया। तो नमक को मतलब लवण और जल मतलब तो जल है ना, तो ये आपका बन जाता है। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है भाई। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वही अम्ल है जो पेट से स्रावित होता है और भोजन को अम्लीय मोड में ले जाता है तथा भोजन में जो भी बैक्टीरिया जाता रहता है उसको मार गिराता है। ठीक है, और हमें बीमारी से बचाता है। इसके अलावा जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के यौगिक से विस्थापित कर नई यौगिक का निर्माण करता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuSO4 + Zn, इसमें क्या हुआ, अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है वो कम वाले अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करेगा तो ZnSO4 + Cu बन जाता है। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 2022 में हुआ था मेरे ख्याल में, तो उसमें हूबहू ये समीकरण पूछा था कि ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे लैंग्वेज के फॉर्म में और भी व्यक्त कर सकते हैं आप कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती हो उसे हम क्या कहते हैं भाई, है ना, इसको में क्या कहते हैं आपका ऑक्सीकरण कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अवकरण मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो अवकरण में आप अभिक्रिया को फॉर्म में अवकरण को कैसे लिखेंगे, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता हो और ऑक्सीजन का रिमूवल होता हो तो उसे हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है और जब ऊपर का दोनों अभिक्रिया किसी भी चेन में एक साथ हो रहा हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। इनके अलावा दोस्तों जिन बच्चे को PDF संबंधित जानकारी चाहिए कोई सा भी हमारे किसी भी क्लासेस की, जैसे यूपी पुलिस की चल रही है, आज 9वीं वीडियो दे चुका कल मैंने। BSSC का आप 23वां क्लास देख रहे हैं। इसके अलावा SSC का हमने आज 12वां क्लास दिया है। इससे पहले भी कई सारे मतलब रेडी PDF है। तो अगर आपको कोई सा भी हमारा PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, PDF लिख के या हाई लिख के भेजना है, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है। प्राचीन वैशाली जो विश्व के प्रथम गणतंत्रीय राज्य लिच्छवी की राजधानी थी वर्तमान में कौन सा है, कहां पे है, तो जो वैशाली था पहले जो लिच्छवी की राजधानी हुआ करता था ये वर्तमान बिहार के हाजीपुर में है। हाजीपुर में है। एक बच्चा हाजीपुर से फोन भी किया था 2-4 दिन पहले मुझे। इसके अलावा है ना बाद में बज्जी महासंघ की राजधानी वैशाली बनी जो हाजीपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक का एरिया कवर करता है ना, ये महाजनपद था भैबज्जी। इसके अलावा लिच्छवी की राजा चेटक, लिच्छवी का राजा उस समय चेटक, इसकी पुत्री का नाम है चेलन्ना और चेलन्ना का शादी हुआ था बिंबिसार से। बिंबिसार कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है कि भाई बिंबिसार की शादी किससे हुआ था। इसके अलावा एक आप और याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य है तो ये जो निकेटर के पुत्री से शादी हुआ था उसका भी नाम पूछता है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया था। इतिहास में इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया है क्योंकि सब अपने अपने पिता का हत्या करके जो है बैठा था। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। इन्हीं के समय प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में कराई गई थी, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के समय वैशाली में, तीसरा अशोक के समय पाटलिपुत्रा में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय करवाया गया था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती वर्तमान में अयोध्या में है। अयोध्या में अब रामचंद्र जी भी आ गए हैं तो अयोध्या में है आपका वर्तमान में जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश जो है दिए थे। पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। ठीक है। इसके अलावा मल्ल की राजधानी कुशीनगर, वर्तमान कुशीनगर प्रांत है, यहीं पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में। और
आप लोग बताएंगे कि लुम्बिनी महोत्सव किस राज्य सरकार के द्वारा या फिर किस राज्य में मनाई जाती है। आंसर डिमांड है भाई। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं उसे खाद्य श्रृंखला में कौन से स्थान पे रखे जाते हैं। सोचिए विचारिए तब आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए जो खाना नहीं बना पाते खुद को, जो दूसरे पे डिपेंड है, हम लोग भी दूसरे पे डिपेंड है। क्या चाहते हो कि आप किचन में खाना बना ले तो खुद खाना बना रहे हो, चावल खुद से ला रहे हो क्या? वो तो पेड़ पौधे से ही आ रहे हैं भाई साहब, तो आप जो है स्वपोषी नहीं है। ठीक है, तो बीच में रखे जाते हैं, है ना। जो खाना नहीं बना पाते हैं ना, तो फूड चेन में जो है हमेशा बीच में रहेगा, ना तो पहले रहेगा ना तो लास्ट में रहेगा, हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है, ये देख लीजिए, अभी समझ जाएंगे, थोड़ा सा बताऊंगा। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक घटक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उपभोक्ता वर्ग में आते हैं, और उपभोक्ता हमेशा न फर्स्ट में रहेगा न लास्ट में रहेगा, बीच में रहेगा, क्योंकि उपभोक्ता एक से अधिक हो सकते हैं। इसका नाम अलग अलग पड़ जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस प्रकार से। ठीक है, तो उपभोक्ता वर्ग हमेशा खाद्य श्रृंखला में बीच में, जैसे उत्पादक पहले स्थान पर रहता है, बीच में उपभोक्ता और लास्ट में अपघटक रहते हैं। प्रकृति में यहाँ से हम खाते हैं, फिर हम इसको खा के पचाते हैं और यहाँ हम मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है भाई, है ना, यह अंततः सत्य है भाई, इससे कहां तक भागेगा कोई भी इंसान। इसके अलावा प्रकृति में उत्पादक हरे पेड़ पौधे को माना गया है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन के समय होती है, रात के समय नहीं होती है। सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता होगी तभी आपका जो है फोटोसिंथेसिस की घटना होगी। इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे को पोषक तत्व और हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इनके अलावा पेड़ पौधा जंतु कोशिका से भिन्न होते हैं भाई। क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल और आपका जो है प्लास्टिड यानी लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिक नहीं हो, प्लास्टिड। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बने होते हैं। मैंने बताया ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पादप कोशिका के भाग हैं एक, और ये गरीब कोशिका है, इसमें बहुत सारे चीज नहीं होते हैं। जैसे आपका केंद्रक नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम कुछ नहीं होता है इसमें, जनरली आधा चीज तो होबे नहीं करता है, तो ये गरीब है। इसके अलावा जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें सेलुलोज के बने होते हैं आपका सेल वॉल। लवक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हरित लवक हम जनरली जानते हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और यही क्लोरोप्लास्ट जो है आपका प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। बाद बाकी बर्नी लवक है जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ये भी रंगीन लवक होता है। एक ल्यूकोप्लास्ट है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये रंगहीन लवक होता है जो जनरली पौधों के जड़ में जो होता है ना वहां पाया जाता है। पेड़ पौधे श्वसन करते हैं स्टोमेटा या रंध्र के सहायता से। पेड़ पौधों में संवहनी उत्तक जाइलम होता है जिससे जल का चढ़ाव होता है। फ्लोएम उत्तक खाद्य पदार्थ की चढ़ाव होती है। तो देखिए थाइलोफाइटा समूह, अभी इसी प्रश्न में मैं आपको शैवाल, जहां पे अध्ययन वाला क्वेश्चन था याद रहता है मुझे, वहां पे जो थाइलोफाइटा बताया था कि शैवाल और कवक और जीवाणु को भी उसमें लेंगे, बहुत सारे हद तक जीवाणु आ जाते हैं लेकिन सब नहीं आते हैं, है ना। तो जो थाइलोफाइटा समूह होते हैं उसमें यह संवहनी उत्तक नहीं पाया जाता है। ठीक है, कौन सा भैया? जाइलम और फ्लेम। इसके अलावा पेड़ पौधों में प्रथम स्थान पर उत्पादक, बीच में उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता तथा अंत में अपघटक रहते हैं। यहाँ देखिए जीवाणु और कवक को अपघटक कहा जाता है और इस पृथ्वी का अपमार्जक भी कहा जाता है। ठीक है, अपमार्जक सर्फ समझ लीजिएगा। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में जीवाणु भाग लेते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु जो है ज्यादा हम लोग जानते हैं, और ये दलहनी पौधों के जड़ में रहता है। इसके अलावा सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी किसे कहा जाता है? विषाणु को। और विषाणु का खोज किसने किया था? तो हमारा इवान बस्की ने वायरस का खोज किया था। ठीक है भाई, ये सब ध्यान रखेंगे। अब उपभोक्ता जो यहाँ पे देखे ना, थोड़ा सा देख लीजिए कि घास है, घास को टिड्डा खा गया। मैं यही बताता हूँ ताकि आप समझ जाओ। टिड्डा को मेढक खा गया, मेढक को मैं सांप भी लिख सकता हूँ लेकिन जाने दो, मेढक मर गया, फिर मैं यहाँ पे जीवाणु लिख देता हूँ। अब मतलब मेढक को किसी से मुलाकात ही नहीं हुआ कि कोई इसको खाए। ठीक है, ये परा रहा, सड़ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ घास है, ये उत्पादक है। टिड्डा जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, मेढक दूसरी उपभोक्ता हुआ। अगर मेढक को सांप खा लेता तो सांप तृतीयक उपभोक्ता होता, और लास्ट में आपका अपघटक होगा जो कौन होगा? जीवाणु और कवक होगा। भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस फैक्ट्री में गैस के रिसाव के कारण जो है ये त्रासदी हुआ था? इस प्रकार की मैं क्वेश्चन लिखना चाहा हूं क्योंकि आने वाले समय में मिक बहुत पूछ लिया। अब मिक से जो है मैक पर भी जा सकता है एग्जामिनर। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन, ये जो है ये फैक्ट्री का नाम है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। इसमें लगा था आपका रिसाव हो गया था, राख
रात के मिडनाइट के बाद, इसीलिए इसे 2 और 3 दिसंबर लिखते हैं कि 2 और 3 दिसंबर दोनों आता है। ठीक है भाई, तो ये आपका 2-3 दिसंबर 1984 में भोपाल के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में कीटनाशक संयंत्र था वो, उसमें जो है मिक नामक गैस रिसाव होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो अब तक इसका प्रभाव आप वहां पे देख सकते हैं, है ना। इस पे तो कई सारे मतलब वो बन चुके हैं डॉक्यूमेंट्री टाइप का। ओजोन परत को क्षति क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा पहुंचती है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन संरक्षण पर बैठक मॉनिटर प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। अगर कभी कभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन में न रहे कि ओजोन के क्षति में, तो क्या आंसर मारिएगा, तो आप क्लोरीन गैस को भी आंसर के लिए चूज कर सकते हैं। विभिन्न देश तथा उनके संसद के नाम के साथ किसका मिलान सही है, आपसे पूछा गया है। देखिए, फिनलैंड का क्या ड्यूमा है? नहीं भाई। जापान का तो डाइट है, ये भी नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, ये एकदम सही है। बांग्लादेश की मजलिस है, ये गलत है। तो कांग्रेस एकदम सही मैच किया गया है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो आपका संसदीय प्रणाली है उसे कांग्रेस कहा जाता है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन तीनों देशों के संसद को पार्लियामेंट ही कहा जाता है। और पूरे दुनिया में सभी संसद की जननी ब्रिटेन के पार्लियामेंट को कहा जाता है। इंडिया भी काफी तथ्य को यहाँ से अपनाए हैं, जैसे संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन से ही लिया गया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, तो ये सब ब्रिटेन से है। इसके अलावा द्विसदनीय विधायिका ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे जब भी ब्रिटेन को बताया तो जापान को जरूर बताया, वहां से विधि द्वारा निर्माण प्रक्रिया लिया गया है, जरूर ध्यान रखिएगा। फिनलैंड के संसद को एडसुगस्ता कहा जाता है, राजधानी इसकी हेलेंसिकी है। 1952 में प्रथम ओलंपिक पदक कांस्य पदक के रूप में केडी जाधव के द्वारा हमें यहां मिला था। आज एक बच्चे ने केडी जाधव स्टेडियम दिल्ली बताया है, बहुत अच्छा भाई। इसके अलावा जापान के संसद को डाइट कहा जाता है, राजधानी इसकी है टोक्यो। पाकिस्तान और फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और आपका जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। पेरिस में यूनेस्को की मुख्यालय भी है, पेरिस में फील्ड टावर भी है, पेरिस में 2024 में ओलंपिक भी होगी। ठीक है भाई, ये सब ध्यान रखेंगे। पेरिस ओलंपिक ही 1900 में जो हुआ था, सेकेंड ओलंपिक, वहीं से इंडिया भाग ले रहा है, ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ी बहुत। देखिए, पाकिस्तान फ्रांस का जो संसद का नाम है ना, वो मतलब उसी तरीके का रखा है। इसके अलावा बिहार के पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? मौलाना मजरुल हक। बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी मौलाना मजरुल हक के द्वारा ही किया गया था। बिहार में 16 अप्रैल 1930 को जब नमक सत्याग्रह चल रहा था गांधी जी के द्वारा, तो उस समय बिहार में इसका नेतृत्व जो है अंबिका कांत के द्वारा किया गया था, है ना। बिहार में असहयोग आंदोलन जो 1920 की ईस्वी है, तो इसमें कौन? मौलाना मजरुल हक ही संभाले थे। यानी मौलाना मजरुल हक जो है एक मजे हुए नेता थे उस समय का। इनके अलावा 1857 के विद्रोह में बिहार से जो है लड़ाई कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। ये आपका आरा या जगदीशपुर के जमींदार थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुआ था। प्रांतीय किसान सभा का गठन सर्वप्रथम बिहार में ही स्वामी सहजानंद के द्वारा 1929 में किया गया था। तत्पश्चात 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। लखनऊ चिकनकारी के लिए फेमस है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का राजधानी है। लखनऊ में विश्व अनुसंधान केंद्र है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा। ये सब ध्यान रखेंगे भाई, काम आएगी। ठीक है, इनके अलावा कांग्रेस के प्रथम बैठक में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? भैया 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कांग्रेस की प्रथम बैठक 1885। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम बाबा थे। इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। 72 प्रतिनिधि प्रथम बैठक में भाग लिए। प्रथम बैठक कहां पे हुआ? बॉम्बे के अंदर हुआ। बॉम्बे के अंदर, अब मुंबई है। इसके अलावा व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्षता संभाले थे। कांग्रेस की दूसरी बैठक है ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1886 में कोलकाता में। दादा भाई नौरोजी 3 बार बैठक किए थे कांग्रेस की, एक बार दूसरी, एक फिर 1893 लाहौर में और तीसरी बार 1906 कोलकाता में। वो जब तीसरी बार अध्यक्षता संभाले दादा भाई नौरोजी, पारसी थे, है ना, पारसी और बहुत वेल एजुकेटेड थे। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। धन का वहन सिद्धांत दिए थे। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये सब दादा भाई नौरोजी की जो है प्रसिद्धि में से है, उपलब्धि में से है। ठीक है, तो दादा
भाई नरौजी जब 1906 में तीसरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता संभाल रहे थे तो वहां पे आपका जनगण मन गाया गया था, माफ कीजिएगा, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अच्छा हुआ कि मेरे मुंह से ये चीज निकल गया, किसी एक क्लास में मैंने सेम बात को रिपीट कर दिया है, वहां सुधार कर लीजिएगा। जनगण मन 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, न कि 1906 में। ठीक है भाई, फिर से जो चीज होता है ना कि नेचर और सिग्नेचर आदमी का जल्दी नहीं बदलता है, तो वही चीज हो गया है। उस दिन भी मैंने इस चीज को जो है बुलो बुलो में कोलकाता जान के बता दिया और आज मैं यहाँ पे सुधार करवा दिया, मुझे याद आया। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज एल उल 1988 इलाहाबाद में, ये प्रथम अंग्रेज थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता संभाले, बाद में कई और अंग्रेज हुए। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887, ये थर्ड अधिवेशन थे, मद्रास में हो रहा था, है ना। कांग्रेस के 1896 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी, ये सेकेंड मौका था जब कोई इस्लाम धर्म के लोग कांग्रेस की अध्यक्षता संभाल रहे थे। पहली बार यहीं पर वंदे मातरम गाया गया था, है ना। कहां पे? 1896 कोलकाता अधिवेशन में। 1911 के जो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन हुआ जहां पे जनगण मन गाया गया, जो हमारा राष्ट्रीय गान है ना, तो ये बिशन नारायण जो है कर रहे थे अध्यक्षता, जिसमें राष्ट्रीय गान गाया गया और राष्ट्रीय गीत रहमतुल्लाह सयानी वाले में गाया गया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में होते हैं, इसके अध्यक्षता अंबिका जी मजुमदार होते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाते हैं तथा गरम दल और नरम दल भी एक हो जाते हैं। किसके प्रयास से? एनी बिसेंट के प्रयास से, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ये गरम दल और नरम दल कहां अलग हुए थे? तो सूरत विभाजन हो गया था सूरत में 1907 में, जहां पे रास बिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे थे उस सूरत वाले अधिवेशन का। 1917 में कोलकाता में अधिवेशन होती है, पहली बार ऐसा मौका है जब कोई महिला अध्यक्षता संभाली थी, एनी बेसेंट। ठीक है, इसके अलावा 1918 में मदन मोहन मालवीय साहब अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस की, ये बैठक दिल्ली में हुई थी। यहाँ पे क्या किया कि नरम दल वालों ने इस्तीफा देना स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1924 महात्मा गांधी एकमात्र बार बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता संभाले थे। 1925 में क्या हुआ कि गांधी जी के बाद प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता संभाली सरोजनी नायडू, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी और इस प्रकार ये प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल भी है। 1929 में एक बैठक हुई, इसे जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता संभाला, ये लाहौर में हुआ था और इसमें पूर्णतः स्वतंत्रता की मांग की थी और इसका डेडलाइन जो है 26 जनवरी रखा गया था। 26 जनवरी रखा गया था। ठीक है, इसी 26 जनवरी को याद को ताजा करते हुए हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया, वैसे बन के 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। इसके अलावा 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस की है। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, अध्यक्ष बन गए थे, लेकिन इस्तीफा दे दिए क्योंकि इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी का कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया खड़ा था। ठीक है, तो ये जीतने के बाद भी गांधी जी थोड़ा सा खफा थे, तो इन्होंने जो है इस्तीफा ही दे दिया, कारण और भी रहा होगा भाई। इनके अलावा कल ही नेताजी का बर्थडे मनाए हम लोग और पराक्रम दिवस भी मनाए हैं। भारत पहली बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कब करवाया था? तो 1996 में करवाया था मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार भारत। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2024 में 2023 वाली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में ही होना है, तो पहली बार का ध्यान रखना है ना भाई, ध्यान रखना। 1996 में हुआ था। और ऐसे क्या क्वेश्चन है जो आप याद रख सकते हो? 1951 का प्रथम जो है राष्ट्रीय एशियन गेम, फिर 1982 में एशियन गेम, ये दो भारत में, फिर 2010 में आपका राष्ट्रमंडल खेल, 2011 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी, ये सब जरूर ध्यान रखिएगा, ये बड़े बड़े इवेंट की। ठीक है, तो 2024 में भारत में बैठक होगी, प्रतियोगिता होगी मिस वर्ल्ड के लिए। पहली बार 1996 में हुआ था, दूसरी बार 2024 में होगी। ठीक है, इसके अलावा तो ये नहीं समझिएगा कि 2024 के लिए सिलेक्शन होगा, जी नहीं, 2023 के लिए होगा। साल बीता है तब ना पता चला है कि कौन सुंदर है कौन क्या है। इसके अलावा भारत में पहले मिस वर्ल्ड 1966 में रीता फारिया बनी थी। अब तक 6 महिलाएं हैं जो भारत में मिस वर्ल्ड बन गए हैं। ये कौन कौन है? रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर। तो ये जो 6 ना एक्सट्रेस है मोस्टली, तो ये आपका जो है क्या बने भैया? मिस वर्ल्ड। तो एक्सट्रेस ना बनेगा, है ना, अब हम थोड़ी बनेंगे। इसके अलावा भारत का प्रथम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है। सुष्मिता सेन, आपने सिर्फ तुम पिक्चर देखा होगा, सुष्मिता सेन की एक्टिंग काफी जबरदस्त है उसमें। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता देविका रानी, ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित प्रथम महिला तन्वी शाह,
ये ध्यान रखेंगे। ग्रैमी पुरुष में पंडित रविशंकर साहब, 1966 की बात है, पंडित रविशंकर साहब जीते थे पहली बार। बिहार के पटना में मोइनुल हक स्टेडियम में कौन से क्रिकेट विश्व कप का एक मैच खेला गया था? वीवीआई करके रखेंगे। एग्जामिनर खुरापाती दिमाग सोचा तो ये क्वेश्चन पूछेगा। 1996 में भी ये भी हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 1996 में जिम्बाब्वे और केनिया के बीच एक वर्ल्ड कप का मैच आपको खेला गया था पटना के, है ना, कौन सा स्टेडियम है? मोइनुल हक स्टेडियम, है ना भैया। तो ये ध्यान रखेंगे, जिम्बाब्वे वर्सेस आपका कौन सा? केन्या। इसके अलावा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे है? ये भी पटना में है। पटना में मुगल युवराज परवेज के द्वारा बनाया गया है पत्थर का मस्जिद, तो ये भी पटना में है। पटना में गोलघर है, बेसिकली अन्न को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था, बाद में लोग यहाँ से कूद के जान देने लगे, इसीलिए जब मैं रहता था पटना में तो कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था ये। इसके अलावा महावीर मंदिर, ये भी गांधी मैदान पटना में है। देखिए माफ कीजिएगा, महावीर मंदिर तो स्टेशन पर है भगवान, गांधी मैदान भी है पटना में, ये बताना चाह रहा हूँ। महावीर मंदिर तो स्टेशन पर है, जैसे निकलिएगा पहले महावीर जी का दर्शन होगा और वहीं पे सामने जाएंगे तो होटल है ना। इसके अलावा महात्मा गांधी की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा गांधी मैदान में है, पटना में 70 फुट का। इमारत ए सरिया, ये पटना के फुलवारी शरीफ एक छोटकू सा स्टेशन है होल्ट के जैसा, तो वहां पे है और इसके संस्थापक थे मौलाना मोहम्मद सज्जाद। फिरदौस सिलसिले के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी, है ना, ये भी ताल्लुक रखते हैं बिहार से भाई, तो इसकी सिलसिला पूछा जाएगा तो फिरदौसी सिलसिला मतलब समझ रहे हैं ना, पिक्चर वाला सिलसिला नहीं, सिलसिला मतलब फिरदौसी, कादरी, सुहरावर्दी, चिश्ती, ये सब सिलसिला था। इसके अलावा चलिए चिश्ती का नाम आ गया, बताइएगा चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक भारत में किसे माना जाता है? मैं हिंट दे रहा हूं, अजमेर। इसके अलावा द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया के लेखक लेखिका कौन है? सरोजा वैद्यनाथन। सरोजा वैद्यनाथन को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो है मृत्यु को प्राप्त की है, इनकी मृत्यु हो गई दिल्ली के अंदर, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है भाई। सरोजा वैद्यनाथन भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार थी, हाल में इनका निधन हो गया। सरोजा वैद्यनाथन को 2002 में पद्मश्री तथा 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सरोजा वैद्यनाथन अन्य प्रमुख किताब जो लिखे हैं, एक तो आपने किताब जो क्वेश्चन का रीड है, दूसरा इन अ डेप्थ स्टडी और द साइंस ऑफ भरतनाट्यम, ये भी किताब सरोजा वैद्यनाथन ने ही लिखा है। इसके अलावा भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें आपको कहां से स्रोत मिलेगा? तो नाट्य शास्त्र से और नंदिकेश्वर रचित अभिनय दर्पण से, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र अभिनय दर्पण से मिलेगा इसके आपको जानकारी। इसके अलावा भरतनाट्यम में पहली बार ट्रांसजेंडर महिला जिसे पद्मश्री मिला, ये है नर्तकी नटराज, इसे 2019 में पद्मश्री दिया गया था भरतनाट्यम में। इस प्रकार से शास्त्रीय नृत्य में पद्मश्री अवार्ड पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी। इसके अलावा भरतनाट्यम को शारीरिक क्रियाओं के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, अभंग, त्रिभंग और सभंग। बाद बाकी बताया हूं कि इसके पाठ होते हैं जाति, स्वरम, तिल्लाना, शब्दम, है ना, ये सब। इसके अलावा है ना भरतनाट्यम नृत्य के अन्य कलाकार में आएंगे तो सरोजा वैद्यनाथन, सीवी चंद्रशेखर, रुक्मिणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, जयंती माला, सीमा करमानी, एमके सरोज, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, है ना। इसके अलावा कमल नारायण, कुमारी कमला, नर्तकी नटराज, आर मुथुन कमल, ठीक है। देखिए आर मुथुन कमल को 2022 में अवार्ड मिला। इसके अलावा सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण मिला था और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली ये सबसे कम उम्र के नर्तकी हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी भी कर लेती है भरतनाट्यम के साथ और सोनल मानसिंह ओडिसी भी कर लेती है भरतनाट्यम के साथ, ये सब ध्यान रखेंगे। कुमारी कमला वही है जो आपका एलिजाबेथ द्वितीय के कोरोनेशन में ताजपोशी में गए थे ब्रिटेन 1953 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नासो का पूर्ण रूप क्या है? NSSO, तो भैया इसका पूर्ण रूप है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारतीय नमूना सर्वेक्षण। इसके अलावा नीति आयोग हल्के में मत लेना, 2015 में योजना आयोग का स्थान ले लिया, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इतना समझ के छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है भाई। गरीबी रेखा का आकलन में भी इसका हाथ है ना, तो ये सब ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अलावा CSO का फुल फॉर्म होता है ना, फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। इसके अलावा NSO का नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। इसके अलावा NSSO और CSO इन दोनों को मर्ज कर
दिया गया, NSO बना दिया गया है। ठीक है भाई, जिसका फुल फॉर्म तो यहाँ पे लिखा ही है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आसार है कि NSO में कौन से दो संस्था का विलय करके बनाया गया है। भारत में वो कौन सा राज्य है जो पहली बार पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया। हालांकि 8वां पास से स्टार्ट हो जाता है पद, लेकिन फिर भी कुछ तो किया ना जी, नहीं तो पंचायत में तो अंगूठा छापा जाता है और हमारा बन जाता है मुखिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये राजस्थान में किया गया, बहुत अच्छा काम किया ये, फिर भी वहां पे तख्ता पलट हो गया भैया, है ना, वहां बीजेपी की सरकार बनी है। भारत में पंचायती व्यवस्था की शुरुआत भी राजस्थान से हुआ था 1959, लेकिन राजस्थान का इतिहास रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसा चलता रहता है। तो 1959 में हुआ था, है ना, क्या भाई, पंचायती व्यवस्था की शुरुआत। ये राजस्थान के नागौर से होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राजस्थान ऐसा राज्य है कि पहली बार विकलांगों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना करवाएंगे। जयपुर में बाबा आमटे विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी के नाम से भी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर अमल करने वाला पहला राज्य ये भी आपका राजस्थान है। न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के तहत राजस्थान जो है इस बिल को पास किया था। राजस्थान में अब न्यूनतम जो है अवधि किसी नवयुवक को रोजगार मिलने का 125 दिन का है। वैसे इंडिया के हर एक स्टेट जहां पे नरेगा मनरेगा कार्यरत है 100 दिन का रोजगार मिलता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार मिलता है, तो 100 दिन का। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की जो है सीधे सीधे बात कही गई है। ये DPSP में आएगा गांधीवादी सिद्धांत के अंदर। इसके अलावा आर्टिकल 243 जो है ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल है, इसमें पंचायत, नगर निगम और सहकारी समिति तीनों की चर्चा आपको विस्तार से देखने को मिलेगा। अगर चाहिए तो आपको टॉपिक वाइज वीडियो में जानने के बाद इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था 20-25 मिनट का, देखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायत से 9A में नगर निगम से, 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से, 12वीं अनुसूची नगर पालिका या नगर निगम से, 11वीं अनुसूची में 29 विषय, 12वीं अनुसूची में 18 विषय को शामिल किया गया है। 9 का B का भाग कहेंगे तो ये सहकारी समिति से संबंधित है भाई। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन 1992 ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन वो भी इसी साल आया था, तो ये आपका नगर निगम से संबंधित है। प्रतिवर्ष हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन को मंजूरी मिल गई थी, लागू हुआ था। इनके अलावा रेडियो सक्रियता के दौरान उत्सर्जित किरणों में सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण की होती है? हाँ, आराम से, है ना, आयनन क्षमता लिखा है, भेदन क्षमता नहीं लिखा है कि दौड़ रहे हो। देखिए, आयनन क्षमता सबसे अधिक अल्फा किरण की होती है। अल्फा आयनन क्षमता और भेदन क्षमता जस्ट उल्टा समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन में। जिसकी भेदन क्षमता अधिक उसकी आयनन क्षमता कम होगी। यहाँ पे मैंने बहुत सारे चीज को ऐसे याद रखने को आपको बोला है कि जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक प्रकीर्णन कम होगा, प्रकीर्णन अधिक तरंग दैर्घ्य कम होगा, प्रतिरोध अधिक चालकता कम होगा, इसके अलावा आयतन अधिक घनत्व कम होगा। ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा जी, मोटी मोटी बात है ना। इनके अलावा 83 या उससे अधिक परमाणु क्रमांक जो तत्व हैं तो वो अपनी नाभिक उसका जो है अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्वतः अल्फा बीटा गामा किरण को उत्सर्जन स्टार्ट कर देता है। और इस घटना की खोज हेनरी बैकुरल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? तो हेनरी बैकुरल आंसर करना है। ऑप्शन में हेनरी बैकुरल ऑप्शन में ना हो तो मैडम क्यूरी सबसे भी काम चला लेना है, क्योंकि बाद में सपोर्ट किया था। ठीक है, रेडियो सक्रियता पदार्थ की जो मापन है ये गीगर मूलर काउंटर के द्वारा किया जाता है। रेडियो सक्रियता की जो मात्रक है ये बैकुरल और क्यूरी होता है। अब बैकुरल को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, क्यूरी को सेकंड। इसके अलावा अल्फा किरण पर धन आवेश, बीटा किरण पर ऋण आवेश, गामा किरण पे कोई भी आवेश नहीं। अब यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को रिलेट कर लो तो अल्फा पे आपका क्या हो जाएगा भाई? अल्फा पर धन आवेश तो हम इसे प्रोटॉन बोल देंगे, बीटा पर ऋण आवेश हम इसे इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, और गामा पे कोई भी आवेश नहीं तो हम इसे न्यूट्रॉन बोल देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अल्फा की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, उससे कम गामा बीटा की भेदन क्षमता होती है, और सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा की होती है। मतलब अल्फा की भेदन क्षमता सबसे कम और आयनन ऊर्जा सबसे अधिक। अल्फा की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक, इसके बाद बीटा और सबसे कम गामा की होती है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी को 2 स्टेट में नोबेल पुरस्कार मिला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। अगला प्रश्न है,
जमा पर प्रस्तुत ब्याज की दर की तुलना में ऋण पर ब्याज दर हमेशा क्या होगा, तो अधिक होगा भाई, है ना। आप बैंक में जाते हो, जो पैसा जमा करते हो ऊपर ज्यादा ब्याज मिलेगा कि बैंक से आप लोन ले रहे हो उसकी ब्याज दर ज्यादा होगा। तो आप कहोगे बैंक जो है, जो देता है लोन उसका दर ज्यादा रखता है, और जो हमें ब्याज देता है, अपने ग्राहक को ब्याज देता है बैंक, है ना, उस पर कम देता है, तभी तो बैंक चलेगा, नहीं तो भट्टिया बैठ जाएगा, है ना। कोई भी बिजनेस क्या चाहता है भाई, फायदा। तो बैंक क्या है, बिजनेस है भाई, व्यापार है। बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य कमर्शियल बैंक को लोन देता है, रेपो रेट से मिलती जुलती है ना भाई। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम बैंक में जाते हैं तो हम कहते हैं भाई दर क्या चल रहा है, लेकिन वो बेसिकली उसे हम बैंक दर नहीं कह सकते इकोनॉमिक्स के टर्म में। बैंक दर सिर्फ रिजर्व बैंक के लिए यूज होता है जो अन्य कमर्शियल बैंक को देता है। हम उसे बेस रेट कहते हैं या आधार प्राइस कहते हैं जिस पे हमें लोन मिलता है, ठीक है। बैंक की आय क्या होती है, यहां से अगर आपने ये समझ लिया तो फिर जो मुद्रा पूर्ति का चेन है M1 M2 M3 M4, तो ये चीज ज्यादा समझ में आने लगेगा, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया था M1 की तरलता सबसे अधिक है और M4 की तरलता सबसे कम है, ठीक है भाई, क्योंकि M4 काफी दुर्लभ मुद्रा है। ये मुद्रा पूर्ति की चेन में यूज किए जाते हैं, पैमाना M1 से लेके M4 तक। तो पहले बैंक आय क्या होता है, उधारकर्ताओं के द्वारा दिया गया ब्याज, उधारकर्ताओं से यहां लिखना चाहिए, या फिर उधारकर्ताओं के द्वारा दिया गया ब्याज, मतलब हम लोन लिए, हम जो ब्याज चुकाए बैंकवा को दिए। अब बैंक जो है ना, बैंक जो है जमाकर्ताओं को दिया गया ब्याज, ठीक है, घटा देते हैं। अब जैसे आप बैंक में पैसा जमा किए तो आपको जो ब्याज देगा ये हमरे से ब्याज जो लिया था, हम जो लोन लिए थे उसमें से घटाएगा उसको, और जो बचत होगा वो बैंक की आय है। आप समझ गए ना, बैंक जमा करता है और लोनों देता है, तो जमा करने वाला हमेशा दर कम रखता है और लोन देने वाला दर ज्यादा रखता है। तो जब बैंक की आय की बात आई तो मतलब इनकम की बात होगा, इनकम मतलब फायदा, मतलब लाभ, तो लाभ क्या होगा, प्राप्त ब्याज माइनस देने वाला ब्याज दर, ठीक है भाई, समझ गए। इसके अलावा बैंक खाता में वैसी जमा राशि जो मांग पर वापस ली जा सकती है उसे मांग जमा कहते हैं। जैसे हम लोगों का जनरली जो सेविंग अकाउंट होता है वो मांग जमा का फॉर्म है, आप जब चाहो तब पैसा निकाल लेते हो। 500 की जरूरत पड़े चलो एटीएम, 2000 की जरूरत पड़े चलो एटीएम, हाँ कुछ तो पूछने जाते हो बैंक मैनेजर से कि निकाले कि नहीं निकाले, निकल जाता है ना पैसा, तो ये मांग जमा है। और इसका ब्याज दर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। मुझे तो याद भी नहीं कभी ब्याज भी मिलता होगा, पैसे नहीं रहता है तो कहां से मिलेगा, है ना। इसके अलावा एक निश्चित समय के लिए की गई जमा को सावधि जमा कहते हैं। इसके बीच में आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। आप जैसे एफडी वगैरह लोग कराता है तो उसे आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये फिक्स डिपॉजिट है, 1 साल फिक्स रहता है, फिक्स टर्म रहता है, आप इसके बीच में जो है इसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो सावधि जमा कहते हैं कि पूरे समय के लिए, आप समय आपके ऊपर है या फिर बैंक के ऊपर है, उनके प्लान के ऊपर है कि आप कितने कितने दिन वाला जो है अवेलेबल है फैसिलिटी। इसके अलावा तो सिंपल सी बात है भाई, सावधि जमा पे ज्यादा ब्याज दर मिलेगा और आपका मांग जमा पे कम ब्याज दर मिलेगा, परंतु जो बैंक दूसरे को लोन देता है उस दर से कम ही मिलेगा दोनों में, ठीक है भाई, एकदम स्पष्ट। इसके अलावा भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की स्थापना 1936 में हुआ था और ये इसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है, और रामगंगा नदी भी यहीं से बहती है जो गंगा की प्रथम सहायक नदी है, उत्तर की ओर से आके गंगा में मिलती है देवप्रयाग के बाद, ठीक है। 1973 में जब टाइगर स्कीम चलाया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट, उसी समय इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था, फिर एलिफेंट हाथी वाला 1992 में, और दोनों को मर्ज करके जो है ऑपरेट किया जाता है इंडिया के अंदर। वर्तमान में 53 से अधिक टाइगर रिजर्व है, आजकल में बन गया होगा तो नहीं कह सकते, नहीं से 53 टाइगर रिजर्व था, है ना, तो 53 से अधिक ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की संख्या है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना। और आपका जो है रॉयल बंगाल टाइगर कहां मिलता है, सुंदरबन डेल्टा या सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। अब अगला क्वेश्चन है कि 12, 10 और 5 ओम के 3 गो प्रतिरोध, यहां पे लिखा है 12, 10, 5 ओम के 2 प्रतिरोध, मतलब 5 के 2 गो है, अब 12, 10 है। इसके लिए तुल्यांकी प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध का वैल्यू निकालना है। ये किस क्रम में जोड़ा गया है, समानांतर पैरेलल। तो पैरेलल में निकालने के लिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 25 होता है तो 25r तक जाते हैं, तो यहाँ 4 गो है, तो 1/12 प्लस 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/5। अच्छा कैलकुलेशन कर लेते हैं आप हमसे, तो 12, 10, 5 का एलसीएम कितना होगा जी, है
है ना। तो इसको काटेंगे 5, इसको काटेंगे 6, तो ये हो गया 2, अब 5 से ये तीनों उड़ जाएगा, अब बच जाएगा 6। ठीक है, तो 6 5 3 60 हो जाएगा। या फिर बड़का का जो है पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। 12 24 नहीं कटेगा ना, 12 36 नहीं कटेगा, 12 चौका 48 नहीं कटेगा, 12 पंचे 60 सबसे उड़ जाएगा, तो 60 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पहले जगह पे 5, फिर यहाँ आ जाएगा 6, तो 5 6, फिर तीसरी का जगह पे आ जाएगा 12, अब फिर तीसरे का जगह पे आ जाएगा 12। तो 12 12 24 36 5 35/60 जो है 1/r का वैल्यू निकला है, 1/35/60 निकला है। 5 से काट देंगे 7 में 12 में, तो 7/12। चूंकि r का वैल्यू निकलना है, दोनों तरफ पलट देंगे तो 12/7। तो तुल्यांकी प्रतिरोध जो है 12/7 ओम निकल के आया है। अगर श्रेणी क्रम में होता तो सीधे जोड़ देते, तो 12 10 22, 5 5 दूना 10, तो 32 ओम हो जाता श्रेणी में। सीरीज में 32, अब पैरेलल में कितना निकला हमारा, है ना, कितना निकला भैया 12/7। तो ये तुल्यांकी प्रतिरोध है। बाद में कि 3 गो में से 2 गो चीज हमेशा गिवन रहेगा। इससे जब भी आपको न्यूमेरिकल पूछेगा और आपको इस सूत्र में रखना है ओम के नियम में V = IR। ठीक है, तो R कभी कभी सीधे दे देता है, कभी कभी पैरेलल और समांतर में करके देता है। एक से अधिक प्रतिरोध आता है, तुल्यांकी प्रतिरोध हमको पहले निकालना होता है, और ये निकालने की विधि मैं आपको सिखा चुका हूं। इसके अलावा पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ाई गया था। तो मराठा पेशवा कौन था, तो बालाजी बाजीराव उस समय, है ना। इसके अलावा पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें मराठों का सेनापति कौन था, सदाशिवराव भाऊ। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति रह चुका था, जिन्होंने भारत पर करीब 8 बार आक्रमण किए। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, तो बताइएगा किसे कहते हैं। इसके अलावा पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर मुगल वंश की स्थापना करते हैं, सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। पानीपत की सेकेंड लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच, अकबर की विजय होती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्लेशियर तथा उनसे संबंधित राज्य में किसका मिलान सही है। देखिए, संतोपत ग्लेशियर उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है, उत्तराखंड में है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में एकदम सही है, तो दूसरा नंबर जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, है ना। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित। अगर आपसे पूछे कोई कि सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय का पार्ट है, तो कहिएगा ट्रांस हिमालय का। और ट्रांसो हिमालय में अगर रीजन पूछे कि किस श्रेणी का, तो कहिएगा काराकोरम श्रेणी का। ठीक है, क्योंकि ट्रांस हिमालय में कैलाश श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी सब ट्रांस हिमालय में आ जाता है, जो उस साइड आप देखेंगे, है ना, उत्तर के साइड में देखेंगे तो। ठीक है, इसके अलावा इस ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, 75 किलोमीटर। कहीं कहीं 77 किलोमीटर भी लिखता है, लेकिन मैं ऑथेंटिक बुक से पढ़ा हूं, तो ये 75 किलोमीटर आप याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा ग्लेशियर की प्रमुख घाटी कौन सी है, नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी, श्योक घाटी सब उधर ही है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है सियाचिन। यहाँ पे तैनात होने वाली प्रथम महिला अफसर कौन बनी थी, कैप्टन शिवा चौहान। ये राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली है। तो ये जो है बेटी यहाँ पे नाच का मतलब बहुत बड़ा काम किया है। तो ये करंट सेक्शन में आपसे क्वेश्चन आ सकता है ना। इनके अलावा उदयपुर का जो है आपका स्थापना बता ही दिया था, उदय सिंह सेकंड ने किया था। संतोपत ग्लेशियर आपके उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड का जो पार्ट है वो किस हिमालय में पड़ेगा, तो कुमायूं हिमालय में पड़ेगा। और उत्तराखंड में जो कुमायूं हिमालय है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नंदा देवी, जो उत्तराखंड की भी हाईएस्ट पीक है। चेमाड्यूंग ग्लेशियर जो आप थर्ड ऑप्शन में देखें, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, जो मानसरोवर में है। और ये कैलाश श्रेणी के अंतर ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ठीक है, प्रमुख संस्थान तथा उसके स्थापना वर्ष के साथ मिलान कीजिए। देखिए, नाबार्ड का 83 में हुआ था क्या, तो नहीं हुआ था। मिलान कीजिए, नहीं किसका मिलान सही है पूछा है, तो 83 गलत है। सेबी का 92 ये भी गलत है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 55 ये भी गलत है। तो आरबीआई का 1935 सही है। देखिए, आरबीआई की स्थापना 1935 हिल्टन यंग आयोग के अनुसार किया गया था। 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। मुंबई में मुख्यालय है। भारत का केंद्रीय बैंक है, अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहते हैं, और बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास है। 25वें पहले सीडी देशमुख आपका भारतीय थे, और उस वर्ण सीमित अंग्रेज अध्यक्ष हुआ करते थे 1935 के दौरान। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। मुख्यालय इसका भी बम्बे में है। कृषि सेक्टर का सर्वोच्च संस्था है। वर्तमान अध्यक्ष केजी साजी है, और ये शिवरामन समिति की अनुशंसा पे गठन किया गया था। नाबार्ड एक स्कीम चला रहा है, ई शक्ति स्कीम जो है ये नाबार्ड का है, जो आपका महिला का जो आपका महिला स्वयं सहायता समूह नहीं होता गाँव घर में, तो उसके लिए चलाया रहा है। इसके अलावा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये 1921 में बनाया गया था। इसी का नाम बदलकर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान
वर्तमान में ये सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने वर्तमान में बैंक है? तो 12 बैंक है। इसके अलावा भारत में शेयर बाजार की देखरेख से संबंधित सेबी का गठन 1988 में किया गया था। सेबी को वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया। सेबी जो है शेयर बाजार की देखरेख करता है। इसमें प्रथम महिला अध्यक्षा के रूप में माधवी पुरी का जो है सिलेक्शन हुआ था। अब नीचे एक प्रश्न आपके लिए रखा हूं और इसके बाद ये लास्ट प्रश्न था। एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि विटामिन ए, B12, C, D, E के सीरियल बैच आपको बताना है कि इससे कौन कौन से बीमारी होते हैं। ठीक है, तभी तो जानूं कि आप लोग देख के कुछ याद भी रखते हो कि नहीं। दोस्तों, जिनको भी PDF संबंधित जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है? तो जो मोर आप वीडियो के नीचे लिख रहा है, मोर के ऐसे डॉट डॉट, तो मोर पे क्लिक करना है। एक ऐसा फाइल खुलता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे रहते हैं, कुछ वीडियो के लिंक वगैरह होते हैं। तो सबसे ऊपर में आपको जो है लिंक है, वो लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करना है, जानकारी मिल जाएंगी। जय हिंद दोस्तों। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें और पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें।